चांदनी बेगम कुरुतलैन हैदर। चांदनी घबरा कर उठ बैठीं, फिर आदत के मुताबिक पलंग के नीचे हाथ बढ़ाकर ऐनक टटोली। दफ़अतन सूरत हाल उन पर रोशन हुई। अल्लाह रहम करे, उन्होंने ज़ोर से कहा। आमीन। बेला ने ज़हर खंद किया। वो आहिस्ता से उठीं। ज़ौफ़ बसारत की वजह से रबर के गुलाबी चप्पल गुलाबी कालीन पर दिखाई ना पड़े। टटोल टटोल कर ढूंढा, गेस्ट रूम किधर है। बेला खामोश रहीं। कंबर जान बचाकर रफू चक्कर हो चुके थे। चांदनी बरामदे में निकल कर साथ वाले दरवाजे में दाखिल हुईं। पलंग पर लेट रहीं। कुछ देर बाद उठकर कमरे का जायज़ा लिया। हर चीज़ को करीब से जाकर देखने लगीं। बेशकीमत सामान, आराइश, सुनहरी धारियों वाला पुराना फ्रांसीसी फर्नीचर, बढ़िया पर्दे। बिट्टो खाला इतनी अमीर थीं। साफ शफाफ बाथरूम, खिड़की में शफाफ सफ़ेद झालर पर्दे, ताक में गुलदान, उसमें गुलाब का एक फूल बड़े आर्टिस्टिक अंदाज से सजा हुआ था। बेला के सुघड़ापे की कायल हुईं। और वो उस घर की मालिकन भी तो है, खातूने खाना। आंसू बहने लगे मुंह पर पानी के मारे। वाश बेसन के आईने के बहुत करीब चेहरा ले जाकर अपनी शक्ल देखी। अच्छी खासी तो थी। अगर बेला की तरह घंटों ब्यूटी पार्लर में बैठी रहती तो मैं भी। खैर, ज़िंदगी किसी तरह कट ही जाएगी, मगर कैसे कटेगी। अगली और बेघरी। वापस आकर मुसैरी पर बैठ गईं। नफीस पलंग पोश पर हाथ फेरा कीं। 8:30 बजे ईदू ने बरामदे में आकर आवाज़ दी, बिटिया आइए, खाना लग गया। 3 माह तक बावर्ची खाने की पीढ़ी पर बैठकर खाना खाते खाते मेज़ कुर्सी भूल ही गई थीं। खैर, ज़फ़रपुर में दादा मियाँ के मरने के बाद कौन से डाइनिंग टेबल सजते थे। अब्बा के फ़रार के बाद तो बाजी अम्मा ने जैसे तैसे करके 2 वक्त की रोटी मुहैया की। पलंग के पास एक खुरदरी मेज़ पर रकाबियाँ रख कर माँ बेटी खाना खातीं। उसी मेज़ पर किताबें रखी थीं, उसी पर कपड़े इस्त्री किए। डिनर टेबल पे खामोशी तारी थी। बेला बिल्कुल चुप थीं। चांदनी ने सोचा, आज इस औरत ने अपना असल रंग दिखाया। कंबर बीवी के इस घटिया बर्ताव की वजह से बेतरह खिफ़्फ़त महसूस कर रहे थे। अब वो किस मुंह से 3 कटोरी हाउस वालों की बद अखलाकी की शिकायत कर सकते थे। उन्होंने गुफ्तगू की सही की। ज़फ़रपुर में कैसा मौसम रहता है? ऐसा ही रहता है, गर्मियों में गर्मी, सर्दियों में सर्दी। पहाड़ बहुत नज़दीक हैं, सर्दी तो ज़्यादा पड़ती होगी। जी हाँ, हम तो बस 1-2 बार ही गए हैं, बचपन में अम्मी जनिया के साथ। हमारे मामुओं के मुताल्लिक़ कुछ इत्तला है? जी नहीं। अगर वो लोग ज़फ़रपुर में मौजूद होते तो मैं कॉलेज प्रिंसिपल के घर से उन्हीं के यहाँ चली गई होती। मैं बिल्कुल इंतहाई मजबूरी के आलम में यहाँ आई, और मुझे अफ़सोस है कि इस वक्त आप लोगों को ज़हमत दे रही हूँ। अगर मेरे ज़ेवर चोरी ना हुए होते तो मैं। अरे बेवकूफ़ी की बातें मत करो। ज़हमत कैसी, तुम्हारे लिए बहुत जल्द कोई अच्छा इंतज़ाम हो जाएगा। कंबर ने जवाब दिया। यहाँ आराम से रहो, तुम्हारी खाला का घर है। वो फिर हंसे। अच्छा भाई, ये अजीब बात है। ये जो हमारी कहावतें हैं, खाला का घर, नानी मर गई, फुफ्फी का घर और दादी मर गई, क्यों नहीं कहा जाता। जैतून गरम चपाती लेकर अंदर आई थी। बोली भैया, पाइंचे के रिश्तेदार पगड़ी के रिश्तेदारों से ज़्यादा मोहब्बत वाले होते हैं। हाँ, पाइंचे के रिश्तेदार हमारे जो थे वो तो अपनी अकलौती बहन ही को छोड़कर चले गए। चांदनी, काफ़ी पियोगी? जी नहीं। चाय वाय? जी नहीं शुक्रिया। अच्छा, तो अब सोया जाए। कल सुबह से बेला को बहुत काम करना है। 50 आदमियों का डिनर। मेहमानों की फहरिस्त बढ़ती ही चली गई। वो खोखली हंसे। आप मुझे बतला दीजिए, मैं मदद कर दूंगी। जो भी ख़ास डिश आप चाहें मैं पका दूंगी। चांदनी ने बेला को मुखातिब किया। ज़रूर। अच्छा, गुड नाइट, बेला ने ठाई से जवाब दिया। चांदनी अपने कमरे में वापस आई। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला छोड़ दिया। हल्की खुनकी बहुत अच्छी लग रही थी।
बिस्तर पर बैठीं। भारी चीनी पलंग पोश हटाया, अतलसी लिहाफ के गुल बूटे मुलाहिजा किए। बर्फ़ ऐसी चादर, मुलाहिम ऊंचे ऊंचे वलायती तकिए, ऐसे पलंग पर ज़िंदगी भर ना सोई थीं। दादा मियाँ खुशहाल थे, मगर ये वलायती साजो सामान उनके यहाँ नहीं था। है टूथपेस्ट और ब्रश तो वहीं रह गया कोठरी के ताक में। अब जाकर बेला से टूथपेस्ट मांगूं? हरगिज़ नहीं। उनका बेडरूम नज़दीक ही था, जहाँ शामत अमाल पहले जा घुसी थी। अल्लाह, कल ही नई ऐनक बन जाए। बाथरूम से वापस आकर लिबास तब्दील किया, पलंग पर बैठीं। कैसा मुलायम आरामदेह बिछौना। अल्लाह शुक्र, तूने मुझे उस टूटे दालान की कठिया के बाद ऐसा बढ़िया बिस्तर इनायत किया। अब बाकी दुआएं शुरू कीं। या अल्लाह, मेरे अब्बा जहाँ कहीं भी हों खुश हों और ज़िंदा सलामत रहें। या खुदावंद करीम रब्बुल आलमीन, मेरी बाजी अम्मा को जन्नत में जगा दे, उनकी रूह को मेरी तरफ से सकून पहुँचा, और दादा मियाँ और दादी अम्मा को भी, और मेरा कहीं बेहतरीन बंदोबस्त कर दे ताकि मैं मज़ीद दर बदर ना भटकूँ, हर जगह बिन बुलाई मेहमान। या अल्लाह। मास्टर बेडरूम से तकरार की आवाज़ें बुलंद हुईं। बकिया दुआएं मुलतवी करके उधर कान लगाए। फितनी को क्यों ले आए? इस गरीब ने क्या फितना और शोरश बपा की है? इलायची खानम कोई इन लोगों की लानी है? वो जैतून को फ़ोन किया करती थीं। उसने उनके खपती बेटे पर डोरे डाले। अब यहाँ जाने क्या गुल खिलाएगी। ज़फ़रपुर से क्यों निकाली गई ये तो मालूम ही नहीं। बेला, आहिस्ता, सब आवाज़ उधर जाती है। अच्छा, कल रात मेन्यू सोच लिया है। तुम्हारा भेजा मेरा कलेजा और उस चुड़ैल का कीमा। एक बेसहारा लड़की के लिए ऐसी बकवास करते तुमको शर्म नहीं आती? तुमने यतीम खाना खोला है। रेस्क्यू होम तो ज़रूर खोला है। फ़ोन पर फ़ोन आते थे, मदद करो, जालिम माँ बाप की कैद से निकालो। तुमने भी तो खूब की खेली। मुझे मालूम है ये मुंशी कोफ्ता सोख्ता, वो मेरे ख़िलाफ़ तुम्हारे खान भरता है। वो उर्दू फ़ारसी संस्कृत के आलम हैं, कम अज़ कम उन्हीं की इज़्ज़त करना सीखो। तुम्हारे यहाँ सभी आलम फाजल हैं। ये बुढ़ा तो तुम्हारा घर लूटकर अपना घर भर रहा है। हर हफ्ते बोरे में भरकर जाने क्या बाहर ले जाता है। शुरू से मियाँ जान ने इनको इजाज़त दे रखी है कि दफ्तर की रद्दी बेच लिया करें। वो ज़रूर बहुत गरीब हैं, गांव में अपना इतना बड़ा बर पाल रहे हैं, ईमानदार और वफ़ादार। तुम्हारे अमीर कबीर मियाँ जान ने इनकी तनख्वाह क्यों ना बढ़ाई क्यों नहीं, लेकिन महंगाई तो। डैम इट बेला, शट अप। भवानी चचा के ऐसे आदमी के लिए आइंदा बदज़बानी ना करना। तुम्हारे यहाँ सब फरिश्ते और संत हैं। सुबह से शाम तक तुम्हारे मियाँ जान, अम्मी जनिया और भवानी चचा की तारीफ़ें सुनते सुनते कान पक गए। उस बुढ़े ने तुम्हें मेरे ख़िलाफ़ खूब भड़काया है। क्या मैं अच्छी बीवी साबित नहीं हुई? फजूल खर्च और न्यूरोटिक। आओ खाना ताओ, कुएं में कूद पड़ी। अरे तुमने तो मेरी जान अजाब में डाल रखी है। दुकानों के बिल आने ख़त्म नहीं होते। ज़्यादा उधियाओ नहीं। इस घर की हर चीज़ दकियानूसी है। मैं इसे अल्ट्रा मॉडर्न बनाना चाहती हूँ, स्वीडिश स्टाइल। बम्बई में तो तुम महल में रहती थी। बेला, ताज्जुब है कि लोग अपना पुराना वक्त कितनी जल्दी भूल जाते हैं। और आज खाने की मेज़ पर मुझे कितना नादिम किया। घर आए मेहमान की बेइज्जती। मैं इस घर की मालिक हूँ और मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ कोई मेहमान नहीं आ सकता। बेला, तुम बम्बई जाओ, कुछ दिन हमें सुकून मिले। मैं क्यों जाऊँ? घर मेरा है, मैं तुमको निकाल सकती हूँ। माँ उस फूला लगी मुर्गी के। हम बाग में खैमा लगा लेंगे। बाग भी तुम भूलते हो, मेरे नाम कर चुके हो। अम्मा अब्बा ने दुनिया देखी है। उन्होंने कहा था ये अमीर ज़ादे हैं, जब जी चाहा कोई दूसरी तुम्हारे सर पर ला बिठाएंगे। इसकी पेशबंदी मैंने की। हमने उसे, इस बेचारी को, तुम्हारे सर पर ला बिठाया। बेला, तुम घास खा के आई हो। मियाँ जान, अम्मी जनिया के ज़माने में ये मकान मेहमानों से भरा रहता था। तरह तरह के हाजतमंद आकर हफ्तों यहाँ ठहरते। वो दोनों उनकी
दिलजोई में लगे रहते, नाखानदा मेहमानों की भी खातिरें करते। तुम हो के एक बेज़रर अंधी धुंधी लड़की की वजह से चंद घंटों में बौखला गई। चुप हो जाओ वरना अब हमें ताव आ जाएगा। तुमने अभी मुझ पर फ्रॉड का इल्ज़ाम लगाया कि मैंने खेली। साबित करो कि ये गलत है। यकीन जानो, कसम खाती हूँ, मैंने तुम्हारे पैसे से शादी नहीं की। नहीं, तुमने तो बतौर कौमी खिदमत मेरा घर बसाया है। बिजली गुल हो गई। लोड शेडिंग ने भी नाक में दम कर दिया है। तुम भी करो शेडिंग। इस मनहूस औरत को कल सुबह यहाँ से चलता करो। किसी वर्किंग वुमेंस हॉस्टल में इंतज़ाम कर देंगे एक आध हफ्ते में, और इसका ख़र्चा तुम भरोगे हॉस्टल का। तो क्या इन्हें सड़क पर निकाल दें? कल शाम हम कैनेथार्डी से इनके इमिग्रेशन की बात डिस्कस करेंगे। वो ब्रिटिश हाई कमीशन वाला, आजकल लोग धड़ाधड़ ब्रिटेन जा रहे हैं। मैंने कागजात मंगवाए हैं। ओहो, इसी मारे हमने चांदनी को 3 कटोरी हाउस कांटेक्ट नहीं किया था। पहले सब बात पक्की हो जाए। ये लंदन जाकर भाड़ झोंकेगी। वहाँ भाड़ नहीं होते। इसके जेवर तो कहती हैं चोरी हो गए। वहाँ जाने का किराया कौन देगा? अब उठाई गिरे यही रोना रोते हैं। बटवा चोरी गया, बिस्तर चोरी गया। अगर थे भी जेवर तो क्या पता उसी के थे। वहाँ जफ़रपुर में किसी के घर से चुरा कर भागी। आई बड़ी जेवरों वाली, फ़कीरनियों का सा तो हुलिया है। बेला, मत भूलो तुम किस हुलिये में पहली बार रेड रोज़ में आई थी। तो ये लंदन का टिकट तुम ख़रीदोगे? क्यों नहीं, समंदरी जहाज़ का किराया ही कितना है। क्या मैं अपनी खाला की लड़की के लिए इतना भी नहीं कर सकता? ओए होए, खाला की लड़की तो देखो। लंदन पहुंचते ही किसी काउंटी काउंसिल स्कूल में लाई टीचर हो जाएंगी। चांदनी बेगम ये तस्करा सुनकर बेहद मुस्तरब हुई। पहले अमेरिका भेजी जा रही थी, अब लंदन। बिट्टो बेगम मरहूमा का ड्रेसिंग रूम आबगाह और मेहमान कमरे के बीच में पड़ता था। इसके दोनों दरवाजे खुले हुए थे। बिजली गायब होने के सबब सारे घुप अंधेरा छा गया था। चांदनी बिस्तर से निकली, ड्रेसिंग रूम में पहुंची। एक कोने में रखे लिहाफ शकों के ऊंचे अंबार से जा टकराई। वहीं बैठकर दरवाजे से कान लगा दिए। अल्लाह की शान, चप्पड़ कनात को तुम इंग्लैंड भेजो और हम यहाँ जूतियाँ चटखाएँ। बेला, तुम बिल्कुल दीवानी हो गई हो। इससे निकाह क्यों नहीं कर लेते? ऐसा भी हो सकता है अम्मी जनिया की रूह खुश हो जाएगी। मियाँ जान अम्मी जनिया दोनों की रूहों को हमने टन कबूतर और परिजादा गुलाब की मुंडेली से नाता जोड़कर कितनी तकलीफ़ पहुँचाई। ये कार्ल मार्क्स का बोल रहा है, जिंदाबाद। ज़्यादा ना टर्राओ। मुँह लगाई डोमनी गावे ताल बेताल। बेला पलंग से कूदी, एक ऐश ट्रे उठाई, कंबर के मुंह पर निशाना बांधा। अंधेरे में वो दूर जा गिरी। मुझे अभी तलाक दो और सुबह इस घर से निकलो। कंबर चेहरे पर हाथ फेर कर फिर हंस पड़े। अरे डिनर तो हो जाने दो। हम सवेरे सवेरे ही चले गए तो मेहमान क्या करेंगे? निकाहनामा निकालो। निकाहनामा? अरे हाँ भाई, वो है कहाँ? हम तो उसे रघबीर प्रसाद के यहाँ भूल गए थे। उन्होंने हमसे कहा कि वो अलहमदु खाला को दे गए और अमदो खाला को बीबी ने निकाल दिया। तो अब तुम ही बतलाओ कि हम कहाँ से लावें निकाहनामा। अब हम जाकर ज़रा वोडका से शुगल करते हैं। तुमने हमें बहुत इश्तियाल दिलाया। निहायत नामुनासिब गुफ्तगू की। तुम तो अब भी पिए हुए हो। निकाहनामा की नकल मिल जाएगी शहर काजी के पास। हमारे बम्बई में तो चीफ काजी मुर्गे के यहाँ तमाम। भाई लाजवाब नाम है, काजी मुर्गे। गार्डन वाला कागज़ भी मुझे सुबह को चाहिए। उसका क्या करोगी? वो तुम्हारे लिए बिल्कुल बेकार है। क्यों? उस पर जो हमने दस्तखत किए थे, हमने कंबर अली के बजाय कमर अली लिखा था और उसे रजिस्टर भी नहीं कराया था। बेला ने टाइम पीस और 2-3 एस्ट्रे ज़ोर ज़ोर से कंबर की तरफ फेंके। टार्च जलाई। एक कोने में स्वीडिश क्रिस्टल का गुलदान खींचकर कंबर के चेहरे पर दे मारा। वो दीवार से टकरा कर चूर चूर हो गया।
कंबर ने ताज्जुब से उसे देखा। तुमने ये भी तोड़ डाला? बेला रानी शोख, ये मेरी अम्मी जनिया का फेवरेट वाज था। जहन्नुम में जाएं तुम्हारी अम्मी जनिया, वो दांत पीस कर चिल्लाई। क्या बका तुमने? कंबर ने पूरी कुव्वत से उनके रुखसार पर थप्पड़ मारा। दूसरा, फिर तीसरा। बेला का मुंह खून से भर गया। कंबर ने आवाज़ में कहा, इतने दिनों तुमको एक नफसियाती केस समझकर तुम्हारी मार पीट बर्दाश्त कर ली। जाओ डिटॉल से कुल्ली कर लो। बेला बाथरूम से वापस आकर पलंग पर ऊंधी गिर गईं। सिसकियां भरकर रोने लगीं। कंबर ने टार्च की रोशनी में गुलदान की किरचियाँ चुनी और कमरे के बाहर चले गए। चांदनी बेगम लिहाफ के ढेर पर सुन सी बैठी रहीं। बेला की तरफ से बहुत मुतफक्किर हुईं। न जाने बेचारी के कितने दांत टूटे। इंसान के पास ऐनक ना हो या दांत ना हो तो बड़ी ही परेशानी हो जाती है। ये तो वाकई चार चौट की लड़ाई थी। कल सुबह ये दांत साज के पास जाएंगी, ऐनक साज की दुकान पर मुझे ड्रॉप कर दें। मैं पाँव उठीं, टटोलती टटोलती कमरे में वापस आईं, पलंग पर बैठ गईं। आध घंटा गुजर गया। आहट हुई। घुप अंधेरे में कुछ दिखलाई ना दिया। दरवाजे में कंबर खड़े थे। उन्होंने भुर्राई हुई आवाज़ में कहा, आई एम वेरी सॉरी फॉर एवरीथिंग। हमें माफ़ कर दो, मगर इस हरामजादी को हरगिज़ माफ़ ना करना। इसने हमारी अम्मी जनिया, उन मुअज़्ज़मा महरूमा की शान में गुस्ताखी की है। लड़खड़ाते हुए वापस गए। बेडरूम में जाकर अपने बिस्तर पर गिर गए। चांदनी चांद की मुंतज़िर रहीं ताकि उसके उजाले में उठकर वाड़ अंदर से बंद कर लें, मगर चांद था कि फ़ोरस से रोशन गुए चौगां की तरह सारे आसमान पर लुढ़कता फिर रहा था। इस खिड़की के सामने आकर ही न देता था। लिहाफ ओढ़ कर तकियों के सहारे नीम दराज हो गईं। सूरज ढलने के बाद यहाँ पहुँची थीं। उस वक्त शायद रात का 1 बजा था। कैसी हैबतनाक ये शाम गुजरी। 3 कटोरी हाउस में क्या कम हैबतनाक शामें गुजरी थीं। हल्कान सी लेटे लेटे सुस्ती के साथ चांदनी ने पूरी ज़िंदगी का रिव्यू करना चाहा। कभी कभी अच्छे दिन भी आए थे। हमेशा ऐसी भयानक ज़िंदगी थोड़ा ही थी। दादा की कोठी, हर तरफ रंग ही रंग, नीली चट्टानें, सी बजरी, हरी दूब, सुरमई दीवारें, गुलचीन और गुल महमल के गुच्छे, चचा ज़ाद बहन भाइयों के साथ खेलकूद, दादा दादी के लाड प्यार। अपनी जीप गाड़ियों में बैठकर रोज़ पहाड़ पर जाया करते थे। बहुत अच्छी ज़िंदगी थी वो। और उसके अलावा फिर नहीं, उसके अलावा तकलीफ़ें। अलबत्ता इम्तिहानात पास करने की खुशी तो बहुत होती थी। और उसके अलावा और क्या? और कोई सुनहरे दिन थे। नींद की झपकी आई। दादा मियाँ की आवाज़ सुनाई दी, मियाँ नूरपोश तुम्हें सलाम करने आ गए। चांदनी बेटे जागो, नमाज पढ़ो। वो फ़ौरन उठ बैठीं। दादा अब्बा आदाब। जवाब में खामोशी और अंधेरा। मास्टर बेडरूम से कंबर के खर्राटों की आवाज़ें आईं। सो गए बेचारे। कैसे नेक आदमी हैं और क्या कहरनाक बीवी मिली। बिजली अब तक नहीं लौटी और चांदनी अंदर कैसे आएगी। खिड़की पर तो पर्दे पड़े हैं, उनकी यहाँ जाने कैसे खींचते हैं। कोई तरीका है? एक इंग्लिश पिक्चर में देखा था। सियाह फ्राक, सफ़ेद प्रिंट, सफ़ेद टोपी पहने मेड ने आकर पर्दों की सुनहरी डोरियाँ सिर खींचीं। उजाला हो गया। अंधेरे में डोरी भी नज़र नहीं आएगी। बाथरूम कैसे जाऊंगी? इंग्लैंड के मकानों में भी कमरे ऐसे ही सजे होते हैं जैसे बिट्टो खाला ने ये कमरा सजाया था। सारा रेड रोज़ किसी पुराने अंग्रेज़ का सा घर मालूम होता था, चार्ल्स डिकेंस के नावलों की तस्वीरों जैसा। अल्लाह कंबर को अजर दे, मुझे लंदन भेजने का इंतज़ाम कर रहे हैं। क्यों? क्या मैं नहीं जा सकती? जो लोग वहाँ जा रहे हैं क्या उनमें सुरखाब के पर लगे हैं? कल नहीं, आज। अब तो आज लग गया। आज कंबर में अंग्रेज़ दोस्त उन्हें बताएगा, कागज़ात ले आएगा। अल्लाह कंबर को जज़ा दे। फिर इंग्लैंड में काम करके पैसा जमा करके सीधी ज़फ़रपुर जाऊंगी।
मकान की मुरम्मत करवाऊंगी इंशाअल्लाह। दादी जनिया के मरने के बाद उनके ज़ेवरात में अपना हिस्सा लेने। छोटी चची फ़ौरन आन पहुंची थीं पाकिस्तान से। ए है भाभी, आप अब तक उसी खंडर में बैठी हैं। बाजी अम्मा ने कहा, दुल्हन तुम्हें मेरे हालात का इल्म तो है, और उनकी नखरे पीटती लड़कियां। ए है चांदनी आपा, किस तरह आप ऐसी जगह रहती हैं भाई। बाजी अम्मा ने कहा था, तुम भी इसी मकान में पैदा हुई थीं। अपने पहने हुए चमकीले जापानी रेशम के कपड़े सूटकेस भर कर मेरे लिए लाई थीं। आपा, ये नई रिस्ट वॉच भी ले लो, ये सैंडल भी ले लो। हम तो और चीज़ें भी ले आते हैं, मगर कस्टम का प्रॉब्लम था। फिर जो भाई कहने लगे, हम तो बस पर सफ़र करते नहीं। दिल्ली एयरपोर्ट ही से ज़फ़रपुर आने के लिए टैक्सी कर ली। रास्ते में कई जगह चा खानों पर रुके, गिलासों में चा पी। इतनी मक्खियाँ से अनाप शनाप लोग, और चा खानों सामने वो बिछी थीं। वो उन्हें क्या कहते हैं, वो रस्सियाँ सी बट कर। स्ट्रिंग, बाजी अम्मा ने कहा। स्ट्रिंग कोट, जी हाँ वही, बाजी अम्मा ने कहा। बेटे, तुमने ये खाट पहले कभी नहीं देखे। तुम तो यहाँ से अच्छे खासे 15-16 साल के गए थे हाई स्कूल करके। और बेटे, तुम्हारे यहाँ गाँव कस्बों के रास्तों में ऐसे चा खाने नहीं होते। अल्लाह, कैसी छछोरी बातें करने लगे थे वो सब। फिर वज्जो मियाँ नहाने के लिए उठे। खैर, वो तो यहाँ से छोटे से गए थे। नल खोलकर बोले, बड़ी अम्मा, आपके यहाँ हॉट एंड कोल्ड वाटर भी नहीं है। बाजी अम्मा ने फिर नरमी से कहा, बेटे, हमाम में बाल्टी ये रखे हैं, जाकर नहा लो। तो वो बोले, अच्छा, बाल्टी बाल्टी मग्गे। बाजी अम्मा ने चुपके से कहा था, चांदनी, इन लोगों को क्या हो गया है। चची ने ये भी तो फरमाया था। ए है भाभी जान, आप तो लालू खेतों की तरह रहने लगी हैं, और हमारे हाथ से तो अब लालू खेती भी इंग्लैंड अमेरिका जाकर करोड़पति हो गए। बाजी अम्मा ने पूछा था, लालू खेती कौन है। जमाईली, या अल्लाह, अब नींद आ जाए, कुछ देर में सवेरा हो जाएगा। दादी के गहनों में से आधे से ज़्यादा चची बटवा ले गईं। मेरे 3 लड़कियां हैं, ये भी दे दीजिए। अली बंद की जोड़ी भी दे दीजिए। आजकल हंचों के जेवर कौन पहनता है। ये बेचारी चांदनी अली बंद कहाँ पहनेंगी। मैं इन्हें तुड़वा कर आदत झुमके बनवा लूँगी। बाजी अम्मा चुप बाद में कहने लगीं, तो क्या इनसे जाहिल औरतों की तरह काएँ लड़ती। बाजी अम्मा मरीं, ताज़ियत तक का ख़तना लिखा, और जो बच गए थे जेवर, अल्लाह, तूने मेरे गहने क्यों चोरी होने दिए। आंसू फिर रवां हो गए। या अल्लाह, तू कायनात को असरनो बना। सारे मामलात दुनिया के जो बिगड़ गए हैं, अल्लाह तू बिल्कुल शुरू से शुरू कर दे, ताकि एक बार फिर आदमी ठीक हो जाए। सारे इंसान पमहर लिफाफे हैं, कोई एक दूसरे के मुताल्लिक कुछ नहीं जानता। पार्सल न चंद हांडियाँ, कुछ पार्सलों के अंदर टाइम बम रखे हैं। हथेली से आंसू पोंछे, गले में पड़ी बाकी होल दिल्ली को छुआ। ना कंबर ना विक्की। खैर, अल्लाह जो करता है हमारी बेहतरी के लिए करता है, उसकी मसलहत वही जाने। खुदावंद करीम, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरा इंग्लैंड जाने का यकीनन बंदोबस्त कर दिया, और तूने मुझे ऐसा नरम नफीस बिस्तर सोने को इनायत किया। वो लिहाफ को सर से ओढ़कर इस तरह बैठ गई जैसे चिड़िया घोंसले में बैठ जाती है। सुकून, एहसास तहफ़्फ़ुज़, इत्मीनान, क़नाअत, तशक्कुर। बाथरूम हो आऊँ, मेज़ को टटोला, शमादान पर हाथ पड़ा, इसके साथ ही माचिस रखी थी। शाम ये नखरी शमादान देखा था, माँ मोमबत्ती, चांदनी के केस में छुपी माचिस। बिजली बार बार गायब होने की वजह से हर कमरे में मोमबत्ती का इंतज़ाम था। बेला की सलीका शुआरी की कायल हुई, माचिस उठाई। ऐसी कम कीमत हकीर चीज़ चांदनी के मुन्ने से केस में रखी थी, जैसे बेला की औरत इस कोठी में बहैसियत बेगम
कंबर अली, सब अल्लाह की कुदरत के खेल हैं। अंगूठे से खिसका कर डिबिया निकाली, एक दिया सिलाई रगड़ी, वो फ़ौरन बुझ गई। इस क्रिसमस स्टोरी का ख्याल आया, वो गरीब बच्ची जो महल की दीवार के बाहर गिरती बर्फ़ में दिया सिलाई रोशन करके राहत और सुकून का तसव्वुर करती थी। कल से शमादान उठाकर दूसरी माचिस जलाई, वो भी बुझ गई। चश्मा टूटने के बाद दिन की रोशनी ही में कम सुझाई देता था, अब तो बिल्कुल ब्लाइंड एज अ बैट। खुदा ना करे मैं ब्लाइंड एज अ बैट हूँ। तीसरी रगड़ी, वो जलती हुई हाथ से छुट कर लिहाफ पर गिरी। शोले भड़के, सफ़ेद तकिए पर सफ़ेद मोमबत्ती गिर पड़ी थी जो उनको सुझाई ना दी। वो भी जल उठी, आग सुरअत से फैलती चली गई। लिहाफ का आशियाँ भड़क उठा, हवा के ज़ोर से दरवाजे और खिड़की के पट वाह हुए। कमरा आग से भर गया। मुश्तइल अजदहों के मानिंद सरसराते फुंकारते शोले पल की पल में बिट्टो बेगम के ड्रेसिंग रूम में जा घुसे, जहाँ बेला ने 3 माह कबल इस कदर तहक्कुम के साथ अलहम्दु की मुखालिफत के बावजूद तोशक वगैरह रखवाए थे। मनो रुई के अंबार ने फ़ौरन आग पकड़ ली। मुख्तसर किचन में रखे गैस के सिलेंडर फटे। मास्टर बेडरूम धड़ धड़ जलने लगा। गैस का धमाका चांदनी, बेला और कंबर की चीखों पर गालिब आया। आग की मुहेब लियो ने सारी कोठी को लपेट लिया। दफ्तर के कमरों में आग खुल खेली। कानून की किताबों से अटाटोट भरी अलमारियाँ, तीनों रिसालों के अंबार, मैगज़ीन, अखबारात, न्यूज़ प्रिंट के गट्ठे, फाइल, सबको आतिशी झाड़ू से समेटती मुंशी जी की बुर्जी में पहुंची। वो रद्दी कागजात के ढेर के दरमियान बैठे छानबीन कर रहे थे। उठकर भागने की कोशिश की, मगर उर्दू फारसी किताबों से लदी शोला जवाला अलमारी उनके ऊपर गिरी। वो उसके नीचे दबकर रह गए। किशोर प्रेस की नायाब उर्दू किताबें और उर्दू रस्मुल ख़त में छपी धार्मिक मतबूआत, शेख अज़हर अली मरहूम की ख़ानदानी दस्तावीज़ का बस्ता जो मुंशी जी ने तहवील में रखा था, सब का सब नज़रे आतिश हुआ। खुद लाला भवानी शंकर सोख्ता उस कागज़ी चिता में भस्म हो गए। उस वक्त सुबह के 3 बजे अलहम्दु शुमाली ज़िला हाइज के मवाज़े इमामगंज में अपने छप्पर तले ख्वाबीदा थीं। उनके यक्काबान लड़के, भतीजे, बहुएं और बच्चे यों और छेंट के लिहाफों में दुबके गहरी नींद सो रहे थे। बाहर चौड़े कच्चे रास्ते के दोनों तरफ तादा चौबी खम्भों के बरामदों वाले खाम और पुख्ता मकानों में ख्वाबीदा लोग अपने अपने सपने देख रहे थे। चंद दरवाज़ों के सामने घोड़े बंधे हुए थे। चारों तरफ हरे खेतों पर कोहरा मंडला रहा था। अलहम्दु ने सोते में देखा जैसे सरकार और बड़ी बेगम साहब कोहरे में से निकल कर आए। उनके सरहाने खड़े ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, अमदू अमदू, मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, भवानी शंकर को बचाओ। वो बौखलाकर उठ बैठीं। तुराई की बड़ी सर्द रात थी। बड़े लड़के को जगा कर चिल्लाईं, मुझे इस वक्त बस अड्डे पहुंचा दो। अम्मा, तुम तो बिल्कुल बौखला गई हो। उसने बुड़बुड़ा कर करवट बदली और फिर सो गया। उठकर भतीजे के पास गईं, उसे झंझोड़ा, बस अड्डे, बड़ा बुरा ख्वाब। वो आंखें मलता उठ बैठा। फुफ्फो, तुम्हारे ख्वाबों ने तो घुटनों में दम कर रखा है। आधी रात को कहाँ चली? ख्वाब बतलाया, इल्तिजा की, मेरे भैया, मेरे चंदा। फुफ्फो, बसें सुबह 5 बजे से चलेंगी, कर सो रहो। इस जाड़े में पसीना पसीना हो रही थीं। लालटेन जलाकर कोठरी में गईं। ट्रंक में कुछ कपड़े ठोंसे, उपलों का चूल्हा सुलगा कर गड़की चाय बनाई, वुज़ू किया, नफलें पढ़ीं, भैया की खैरियत और सरकार बेगम साहब की मग़फ़िरत के लिए गिड़गिड़ाईं। एक गिलास चाय भतीजे को पिलाई। लोई ओढ़ी, उसने ट्रंक उठाया। गिरती पड़ती बाहर निकली। लड़के ने यक्के में घोड़ा तोता तनावर इतने ज़ोर से हनहनाया कि अलहम्दु दहल गईं। घोड़ा कच्चे रास्ते से निकल कर डामर की सड़क पर पट दौड़ने लगा। अलहम्दु डंडे से बक्स संभाले या अली करती रहीं। हैवान में भी शैतान घुस गया था। या इलाही, कोठी पर अमन और चैन हो।
गाजी मियाँ के मज़ार पर चादर चढ़ाने की मन्नत मांगी। पारा की बस तैयार मिली। अल्लाह अल्लाह करती सवार हुई। फुफ्फो खैरियत का कार्ड डाल देना। भतीजे ने खिड़की में सर डालकर कहा, अल्लाह हाफिज़। रास्ते में इंजन बिगड़ गया। दोपहर के वक्त नानपारा पहुंची। चाय की तलब में बस से उतरी। हाजी कुल्लू के ढाबे पर रेडियो के गिर्द बड़ी भीड़ जमा थी। सब मुंह खोले खबर सुन रहे थे। अलहम्दू ने भी सुना, वहीं गश खाकर गिर पड़ी। मुसाफिरों को चाखानों से वापस बुलाने के लिए हान बजा बजाकर बस आगे जा चुकी थी। अलहम्दू का बक्स भी उसी में रखा चला गया। एक मुफलिस औरत के ज़ादे राह में किसी को क्या मिला होगा। तह में बिछे पुराने अखबार के नीचे कंबर अली और बेला का निकाहनामा अलबत्ता मौजूद था, जो राजा रघबीर प्रसाद गुज़िश्ता बरस अलहम्दू के हवाले कर गए थे। मुसम्मी का नाथ भी एक बेहद गरीब चोर था। कपड़े अपनी बीवी के लिए निकाल लिए। निकाहनामे का लिफाफा देखा, बहुत खुश हुआ कि इसमें नोट होंगे। निकला रंग का पतला सा कागज़। सत्यानाश, फाड़ कर फेंक दिया।